कोई वॉइस ओवर नहीं। एक शहंशाह को वाकई महान क्या बनाता है, उसकी तलवार या उसकी सियासत? सोचिए जरा, क्या किसी की महानता जीती हुई जंगों से आंकी जाती है या फिर उसके बनाए हुए रिश्तों से? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर की कहानी में। देखिए, हर महान कहानी ना एक बड़े ख्वाब से ही शुरू होती है। और अकबर का ख्वाब था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना। अकबर का बस एक ही सपना था, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सदियों की दूरियों को मिटाकर एक हो जाए। लेकिन जाहिर है, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तलवार की धार और सियासत की चाल दोनों की ही जरूरत पड़ने वाली थी। उस दौर का हिंदुस्तान कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। अकबर के इस ख्वाब की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण के दक्कन के पठार पर होनी थी, जहां एक ऐसी शख्सियत थी जो मुगल सल्तनत को टक्कर देने का हौसला रखती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमदनगर की सल्तनत की संरक्षक चांद बीबी की, जो मुगलों के लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं थीं, बल्कि एक बराबर की योद्धा थीं। चांद बीबी, जो अपने भतीजे सुल्तान बहादुर निजाम शाह की संरक्षका थीं, उन्होंने मुगलों को साफ पैगाम दे दिया था। उनकी नज़र में अहमदनगर सिर्फ एक रियासत नहीं था, बल्कि उनकी आन, बान और शान थी। तो अहमदनगर की ये जो घेराबंदी थी, ये कोई एक दो दिन का किस्सा नहीं था, ये सालों तक चली। सोचिए, 1595 में मुगलों ने किले को घेर तो लिया, लेकिन चांद बीबी की हिम्मत के आगे उन्हें झुकना पड़ा और संधि करनी पड़ी। जंग का मैदान 1597 में सोमपत में फिर गरमाया, लेकिन आखिर में 1599 में देखिए किस्मत का खेल, दुश्मनों की तलवार नहीं बल्कि अपनों की ही साजिश ने इस शेरनी की जान ले ली। मतलब साफ था, दक्कन को जीतना मुगलों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। तो चलिए अब जंग के मैदान से हटकर अकबर के दरबार की तरफ चलते हैं, क्योंकि अकबर ये बखूबी जानता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि रिश्तों से भी बनाए और बचाए जाते हैं। अकबर ने एक साथ दो रास्ते अपनाए। एक तरफ उसकी फौलादी तलवार थी जो बगावत को कुचल देती थी, और दूसरी तरफ थी उसकी समझदारी भरी सियासत जो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेती थी। और अकबर की राजपूत नीति इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत थी। उसने राजपूतों से लोहा लेने के बजाय उनसे रिश्ते जोड़े। उसने जंग और शादी दोनों को अपनी ताकत बना लिया था। उसने आमेर की राजकुमारी हरका बाई से शादी करके एक मिसाल कायम की। उसने राजपूत राजाओं को उनकी जमीनें वापस लौटा दी, जिन्हें वतन जागीर कहा जाता था, यानी वो अपनी रियासत पर हुकूमत कर सकते थे। इतना ही नहीं, 1564 में उसने जजिया कर को भी खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। ये एक साफ संदेश था कि अकबर की सल्तनत में सब बराबर थे। लेकिन जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है ना, तो खतरे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी आते हैं। और अकबर के लिए सबसे बड़े खतरे उसके अपने ही थे। बगावत की आग हर तरफ सुलग रही थी। 1564 में उज़्बेक सरदारों ने सिर उठाया। फिर 1585 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूसुफजई कबीलों से लड़ते हुए अकबर ने सिर्फ एक जंग नहीं हारी, बल्कि अपना सबसे अजीज दोस्त बीरबल भी खो दिया। ये एक ऐसा जख्म था जो शहंशाह के दिल पर हमेशा के लिए रह गया। लेकिन सबसे गहरा घाव उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे सलीम ने दिया। शहजादे ने न सिर्फ बगावत का झंडा बुलंद किया, बल्कि 1602 में अकबर के सबसे करीबी सलाहकार और दोस्त अबुल फजल का बेरहमी से कत्ल भी करवा दिया। ये एक शहंशाह के लिए सबसे बड़ी हार थी, जो उसे जंग के मैदान में नहीं बल्कि अपने ही घर में मिली थी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद अकबर की फौजी करियर की सबसे बड़ी और आखिरी जीत अभी बाकी थी। एक ऐसी जीत जो हिंदुस्तान और दक्कन दोनों पर उसकी बादशाहत की मोहर लगा देती। ये थी असीरगढ़ की जंग, खानदेश का वो किला जो अपनी मजबूती के लिए मशहूर था। महीनों की घेराबंदी और तोपों की गूंज के बाद भी जब किले की दीवारें नहीं टूटीं, तब अकबर ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, उसकी सियासत, यानी दौलत की ताकत। इतिहास गवाह है कि अकबर ने असीरगढ़ के लोहे के दरवाजे सोने की चाबियों से खोले। उसने किले के रक्षकों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया, और इस जीत के बाद अकबर ने शान से दक्कन के सम्राट की उपाधि धारण की। ये उसकी तलवार और सियासत दोनों की सबसे बड़ी जीत थी। तो अब हम इस कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और अकबर की विरासत को समझने की कोशिश करते हैं, जो किसी पहेली से कम नहीं है।
साल 1605 में हिंदुस्तान पर लगभग आधी सदी तक हुकूमत करने के बाद उस शहंशाह ने आंखें मूंद ली। वो अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं, और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी इतिहास ढूंढ रहा है। तो आखिर अकबर कौन था? एक विजेता जिसकी तलवार ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, या फिर एक निर्माता जिसने दीन इलाही जैसे विचारों से दिलों को जोड़ने की कोशिश की और रिश्तों की नींव पर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी इतिहासकारों के बीच जारी है। तो सवाल वहीं आकर रुकता है जहां से हमने शुरू किया था। इतिहास अकबर को किस नाम से याद रखेगा? एक विजेता या एक निर्माता? एक जालिम शहंशाह या एक दूरदर्शी बादशाह? इसका फैसला शायद किताबों में नहीं बल्कि हम सबके अपने अपने नजरिए में होता है।